Hello guys, welcome to the Commerce Point. This is the another video on the macroeconomics. आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर करेंगे जिसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के। सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स जो एक लार्ज स्केल पर पढ़ी जाती है जिसमें हम एक कंट्री या वर्ल्ड की इकोनॉमी की बात करते हैं। तो जब हम अपने कंट्री की बात करते हैं, लाइक हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में एक अकाउंटिंग ईयर में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं या उनकी कंजम्पशन की जाती है, तो वो हमारी नेशनल इनकम होती है। तो हम इसमें गुड्स को भी कंसीडर करते हैं और सर्विसेज को भी कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्हीं गुड्स के बारे में। तो गुड्स की सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इनको दो वे में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट इज फाइनल गुड्स, सेकेंड इज इंटरमीडिएट गुड्स। अब फाइनल गुड्स क्या है? आप डेली लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ों को कंज्यूम करते हो, तो दीज आर द फाइनल गुड्स, राइट। जैसे आप मिल्क यूज़ कर रहे हो, क्लोथ्स यूज़ कर रहे हो, ना तो आपने इसको रीसोल्ड करना है और ना ही इसको फर्दर कहीं पर आपने सर्विसेज अपनी एडअप करनी है या प्रोडक्शन होनी है। तो दीज आर द फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लिया है और विच आर रेडी ईदर फॉर द कंजम्पशन और फॉर द इन्वेस्टमेंट। और जो रेडी है या तो कंजम्पशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए। कंजम्पशन के लिए तो जैसे हाउस होल्ड सेक्टर है तो वो डेली कंज्यूम करता रहता है गुड्स को, तो वो कंजम्पशन गुड्स हो गई। और इन्वेस्टमेंट गुड्स होती हैं, लाइक जैसे कि एक प्रोड्यूसर है, वो अगर एक फैक्ट्री लगाता है तो उसको सबसे पहले एक बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है, फिर वो मशीनरी लेके आता है। ये सारी जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है इन सब गुड्स के ऊपर, तो ये इन्वेस्टमेंट होती है और ये फाइनल गुड्स होती हैं। तो फाइनल गुड्स में हमारी कौन कौन से गुड्स इंक्लूड होती हैं? फाइनल कंज्यूमर गुड्स, गुड्स परचेज बाय द कंज्यूमर फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स। जैसे हम अपनी नीड्स को या वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए जो चीज़ें परचेज करके लाते हैं, जो गुड्स परचेज करके लाते हैं, उनको फाइनल कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है। जैसे कि मिल्क परचेज बाय द हाउस होल्ड सेक्टर। इनके ऊपर जितने भी एक्सपेंडिचर किए जाते हैं उनको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स की। अब एक प्रोड्यूसर जब गुड्स परचेज करके लाता है और वो यूज़ करता है एज अ फिक्स्ड एसेट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, लाइक वो मशीनरी लेके आया और उस मशीनरी को वो आगे प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहा है, तो ये फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हो जाती हैं। अब इनके ऊपर जितने भी वो एक्सपेंडिचर करेगा उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाता है। लाइक एक बुटीक है, मैंने एक बुटीक स्टार्ट किया तो मैं वहाँ पर स्विंग मशीन लेके आती हूँ और वो स्विंग मशीन मेरी इन्वेस्टमेंट हो जाती है और उसके ऊपर जितने भी मैंने एक्सपेंडिचर किए तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहे जाएंगे। तो फाइनल गुड्स में हमने दो तरह की देखी, एक प्रोड्यूसर की और एक कंज्यूमर की। तो इनके ऊपर जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं या तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होते हैं या वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं। तो दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो वो हमारे एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स होते हैं। और फाइनल गुड्स को ही हमेशा जो है हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि कौन सी गुड्स हैं जो नेशनल इनकम में इंक्लूड होती हैं, तो वो फाइनल गुड्स होती हैं जो कि नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड की जाती हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरमीडिएट गुड्स की। इंटरमीडिएट गुड्स, इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच हैव नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। वो गुड्स जिन्होंने अभी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किया और यूज़ फॉर द रीसेल या फिर वो रीसेल में यूज़ होती हैं। लाइक अगर हम बात करें शुगर की, जैसे कि एक बेकर है वो शुगर लेके आता है
और वो उसको यूज़ कर रहा है केक बनाने में, तो वो उसकी इंटरमीडिएट गुड्स हो गई। अगर हम घर में लाकर उससे चाय बनाते हैं तो वो फाइनल गुड्स है, लेकिन बेकर उसको यूज़ कर रहा है और वो उससे केक बना रहा है, तो ये उसकी इंटरमीडिएट गुड्स कही जाएंगी, राइट। और ऐसी ही गुड्स जो रीसेल के लिए आती हैं, जैसे होलसेलर ने रिटेलर को सामान दिया, राइट, तो वो भी हमारी इंटरमीडिएट गुड्स होती है, क्योंकि वो फाइनल कंजम्पशन के लिए रेडी नहीं है। तो इनके ऊपर जितने भी एक्सपेंडिचर किए जाते हैं इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर, तो इनको हम इंटरमीडिएट कॉस्ट कहते हैं। एंड इंटरमीडिएट गुड्स जो होती हैं वो कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक कारपेंटर है, अगर वो वुड लेके आता है और उससे एक चेयर बनाता है, लाइक उसने 5000 की वुड ली और उसने एक चेयर सेट बनाया और उसको सोल्ड कर दिया 10,000 में, तो जो वुड हुई वो उसका रॉ मटेरियल है, वो इंटरमीडिएट गुड है, राइट। और जो चेयर है जो फाइनल कंजम्पशन के लिए रेडी है, तो वो हमारी फाइनल गुड्स होती हैं। तो इस केस में हम सिर्फ चेयर की वैल्यू को लेके चलेंगे 10,000, हम कभी भी वुड की वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट। तो गुड्स को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो फाइनल गुड्स हैं या इंटरमीडिएट गुड्स हैं? तो ये एंड यूज़र्स पे डिपेंड करता है कि एंड यूज़र कौन है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल ली थी शुगर की, अगर शुगर जो है हाउस होल्ड सेक्टर यूज़ कर रहा है फाइनल कंजम्पशन के लिए, तो वो एक फाइनल गुड्स हो गई। लेकिन अगर शुगर यूज़ की जाती है बेकर्स के थ्रू और वो उससे केक बनाकर उसको सोल्ड कर रहा है, तो वो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स होगी, राइट। नाउ अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स की। फाइनल गुड्स में भी हमने अभी देखा कि दो तरह की होती हैं, या तो वो कंज्यूमर यूज़ करता है या प्रोड्यूसर यूज़ करता है। देन इसको हम क्लासीफाइड दो वे में लेके चलते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो डायरेक्टली हमारी नीड्स को, वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए यूज़ की जाती हैं, जैसे ब्रेड, फर्नीचर, क्लोथ्स एक्सेट्रा। एंड फर्दर जो हमारी कैपिटल गुड्स होती हैं वो प्रोड्यूसर यूज़ करता है। लेकिन कंज्यूमर गुड्स को भी हम आगे सब डिवाइड करते हैं 4 वेज में। अब आप डेली लाइफ में मल्टीपल चीज़ों को यूज़ करते हो, जिसमें से कुछ गुड्स ड्यूरेबल हैं, कुछ सेमी ड्यूरेबल होती हैं, कुछ नॉन ड्यूरेबल होती हैं। लाइक ड्यूरेबल गुड्स में जब हम बात करते हैं तो जो लॉन्ग टर्म बेसिस पर यूज़ की जाती हैं, जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है और जो मोस्टली काफ़ी ज़्यादा वैल्यू की होती हैं, जिनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है, लाइक टेलीविज़न है, रेफ्रिजरेटर है, इनको आप मिनिमम 3-4 ईयर्स के लिए तो यूज़ करते ही हो, तो ये हमारी ड्यूरेबल गुड्स है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स होती हैं जिनका कुछ लाइफ टाइम जो है वो थोड़ा सा कम होता है, लाइफ सर्कल थोड़ा सा कम होता है, लाइक 1 और 1.5 ईयर्स। तो ये गुड्स होती हैं, लाइक क्लोथ्स है, क्रॉकरी है, इन चीज़ों को हम बहुत जल्दी चेंज कर लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सिंगल यूज़ गुड्स। सिंगल यूज्ड होती हैं जो एक बार आपने कंज्यूम कर ली, देन ये हमारी फिनिश्ड हो जाती हैं। जैसे हम वेजिटेबल्स खा रहे हैं, ब्रेड है, बटर है, मिल्क है, तो दीज आर द नॉन ड्यूरेबल गुड्स। और उसके बाद बात करते हैं सर्विसेज की। हम अपनी डेली लाइफ में कुछ सर्विसेज भी लेते हैं। सर्विसेज में जैसे डॉक्टर आ गए, टीचर्स आ गए, या डोमेस्टिक सर्वेंट है, उसमें भी हम उसकी सर्विसेज ले रहे हैं, तो ये भी कंज्यूमर गुड्स होती हैं, राइट। तो ये हमारी कंज्यूमर गुड्स हुई। उसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल गुड्स की। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको हम रिपीटेडली यूज़ करते हैं, बार बार यूज़ करते हैं, और उसको हम यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। जैसे कि हमने बात करी थी कि प्लांट और मशीनरी है, स्विंग मशीन है, जिससे कि रॉ मटेरियल जो है फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है।
तो ये कैपिटल गुड्स होती हैं। तो कैपिटल गुड्स विच आर रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड दे हेल्प टू कन्वर्ट इंटरमीडिएट गुड्स इनटू द फाइनल गुड्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी। आई होप यहाँ तक का आपको सारा क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अब आप अपने आप को प्रोड्यूसर लेके चलो कि आप प्रोड्यूसर हो, आपने क्या किया, एक बिज़नेस स्टार्ट किया। तो जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो आप कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो। तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन बाय अ फर्म। एक फर्म जिससे उसकी कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ती जा रही है, उसका कैपिटल स्टॉक बढ़ता जा रहा है, उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लाइक मेरे पास पहले 5 मशीन्स थी और मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी 5000 यूनिट्स की। अब मैंने जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज़ होती गई तो मैंने 2 और मशीनरीज परचेज़ कर ली और अब मेरी जो प्रोडक्शन है वो 7000 यूनिट्स की हो गई। तो ये जो 2 मशीनरीज मैंने परचेज़ करी हैं ये मेरी इन्वेस्टमेंट कही जाएगी, क्योंकि इससे मेरा जो कैपिटल स्टॉक है वो इंक्रीज़ हो रहा है। पहले वो 5 मशीन्स का था, अब वो 7 मशीन्स का हो गया। तो ये कहा जाता है, इसको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हम 2 वे में क्लासिफाइड करते हैं, एक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, अब एक प्रोड्यूसर जब फिक्स्ड एसेट्स को परचेज़ करता है, कोई भी अगर मशीनरी वगैरह परचेज़ करता है और साथ में अगर उसकी कोई मशीनरी जो पहली है, जो एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स हैं, उनको रीप्लेस करने के जितने भी एक्सपेंडिचर करता है। लाइक मेरी एक मशीनरी थोड़ी सी ख़राब हो चुकी थी, ऑब्सोलीट हो चुकी थी, आउटडेटेड या हो चुकी थी, उसको मैंने रीप्लेस कर दिया और उसकी जगह नई मशीनरी ले आई। तो ये भी जो एक्सपेंडिचर होंगे वो हमारी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का पार्ट होंगे, या इसको हम डेप्रिसिएशन भी कहते हैं कि जैसे हमारी जो एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं उसको रीप्लेस करने के जो भी एक्सपेंडिचर होंगे वो डेप्रिसिएशन जैसे लाइक कहे जाते हैं। तो जितने भी एक्सपेंडिचर नई मशीनरी के परचेज़ करने में, फिक्स्ड एसेट के परचेज़ करने में किए जाते हैं और साथ में उन एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट की रीप्लेसमेंट में किए जाते हैं, वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होते हैं। और नेट इन्वेस्टमेंट में सिर्फ हम परचेज़ उठाते हैं कि हम नई मशीनरीज को या फिक्स्ड एसेट्स को परचेज़ करने में जितने भी एक्सपेंडिचर करते हैं उसको हम कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट की परचेज़ करने में हमने जितने एक्सपेंडिचर किए प्लस डेप्रिसिएशन लाइक उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, या हम कह सकते हैं कि नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे तो वो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, राइट। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की। हमारी 2 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, फर्स्ट इज़ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, सेकंड इज़ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जैसे कि आप प्रोड्यूसर हो तो आप 2 तरह से इन्वेस्टमेंट करते हो, एक तो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर करते हो कि आपने मशीनरी ली, बिल्डिंग परचेज़ करी, और सेकंड होती है हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में जिसमें कि हम रॉ मटेरियल के ऊपर एक्सपेंडिचर करते हैं ताकि हमारी जो प्रोडक्शन है वो अनइंटरप्टेड चलती रहे। तो जो हमारी फिक्स्ड एसेट के ऊपर एक्सपेंडिचर्स होंगे और जो उससे हमारी फिक्स्ड एसेट इंक्रीज़ होंगी तो उसको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में अगर हमारी फिक्स्ड एसेट इंक्रीज़ हो जाती हैं तो वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आपकी 5 मशीनरीज थी, आपने 2 मशीनरीज और ले ली, तो इससे आपकी फिक्स्ड एसेट का स्टॉक इंक्रीज़ हो गया, तो ये हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती है। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जिसमें कि हमारी इन्वेंट्री इंक्रीज़ होती है। इन्वेंट्री में वेदर वो रॉ मटेरियल है, सेमी फिनिश्ड है या फिनिश्ड गुड्स भी आ जाती हैं। तो एक अकाउंटिंग ईयर में अगर हमारी इन्वेंट्री इंक्रीज़ होती है तो उसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे कि
कोई भी अगर एक क्लॉथ बनाने वाली एक फैक्ट्री है, शर्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री है, अगर वो कॉटन क्लॉथ परचेज करती है, वो किस लिए करेगी कि उसका जो काम है वो अनइंटरप्टेड चलता रहे और उसको डे टू डे परचेज ना करना पड़े। तो हर एक जो फैक्ट्री होती है वो रॉ मटेरियल के ऊपर इन्वेस्टमेंट ज़रूर करती है, तो उसको कहा जाता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का जो अनदर नेम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये नाम काफ़ी आगे आपको प्रैक्टिकल्स में यूज़ होगा। तो डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट बोथ आर द सेम थिंग। अब डेप्रिसिएशन क्या होती है? हम जैसे जैसे चीज़ों को यूज़ करते हैं तो उससे उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, रिड्यूस्ड हो जाती है। जैसे अगर आप एक एक्टिवा लेके आते हो और 1 ईयर के बाद आपने उसको कंज्यूम जैसे किया, पूरा साल आपने उसको यूज़ किया, तो 1 ईयर के बाद उसकी जो वैल्यू होगी वो रिड्यूस्ड हो जाएगी। तो उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। रीज़न क्या है? नॉर्मल वेयर एंड टेयर, कि हम उसको डेली यूज़ कर रहे हैं, एक्सीडेंटल डैमेजेस या एक्सीडेंट हो गया तो इस वजह से डेप्रिशिएट हो गई, इसकी वैल्यू रिड्यूस्ड हो गई। और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की हमें पता होता है कि कुछ टाइम बीइंग के बाद टेक्नोलॉजी चेंज होती है, डिमांड चेंज होती है, तो उस रीज़न से जब वैल्यूज़ रिड्यूस्ड हो जाती है हमारी फिक्स्ड एसेट की। जैसे हमारी जो मशीनरी थी आज से 5 साल हमने पहले ली थी, वो थोड़ी सी ऑब्सोलीट हो गई, वो उसका जो था उसकी उससे बनने वाली चीज़ों की जो डिमांड थी वो रिड्यूस्ड हो गई। तो ये होती है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को, क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन है काफ़ी बार आपसे पूछ लिया जाता है पेपर्स में। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। अब रीज़न क्या है? फर्स्ट इज चेंज इन टेक्नोलॉजी। जैसे कि आपने देखा कि फर्स्टली आप पहले नोकिया के फ़ोन चलते थे, उसके बाद स्मार्टफोन्स आ गए, तो जो पहले वाली टेक्नोलॉजी थी वो चेंज हो जाती है, उससे जो उसकी मशीनरी है, फिक्स्ड एसेट है, उनकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। तो फर्स्ट रीज़न हुआ चेंज इन टेक्नोलॉजी और सेकंड रीज़न होता है चेंज इन डिमांड। जैसे डिमांड का पैटर्न चेंज होता है डेली, आप एवरी ईयर देखो हमारे फैशंस में, हमारे क्लोथ्स में नई नई चीज़ों की जो चेंजेस आती हैं तो हमारी डिमांड भी चेंज हो जाती है। तो उसकी वजह से जो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस्ड होती है उसको एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस कहा जाता है। इसको हम मैनेज कैसे करते हैं? क्योंकि हर एक प्रोड्यूसर अपने फ्यूचर को लेके चलता है कि कल को ये टेक्नोलॉजी अगर हमारी ख़त्म हो जाती है या ये टेक्नोलॉजी हमारी बिल्कुल ऑब्सोलीट हो जाती है तो इसको कैसे हम मैनेज करेंगे। तो इसके लिए वो प्रोविजंस बना के चलता है, तो इसीलिए इसको मैनेज किया जाता है थ्रू द प्रोविजन। ऐसे ही हमारी अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होती है। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में हम लेके चलते हैं जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू का रिड्यूस्ड होना, लेकिन अब किस रीज़न से? नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से, या कोई चीज़ अगर ड्यू टू थेफ्ट हमारा लॉस हो जाता है, राइट। तो इसको हम कहते हैं अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, कि ये अनएक्सपेक्टेड था। अब जैसे कि कुछ साइक्लोन्स आ जाते हैं या कुछ अर्थक्वेक आ गया तो उसकी वजह से फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा लॉसेस हो गए, तो ये हमारे अनएक्सपेक्टेड होते हैं। तो उसकी वजह से जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस्ड होती है तो उसको अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस कहा जाता है। ये हमारा एक तरह से कैपिटल लॉस कंसीडर किया जाता है कि ये आपका कैपिटल लॉस हो गया, और इसको मैनेज कैसे करोगे? थ्रू द इंश्योरेंस। इसके लिए जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हमेशा इंश्योरेंस करवा के रखते हैं कि कल को ऐसे ही कुछ अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें हो जाती हैं तो हमारे पास इंश्योरेंस हो और हम इन कैपिटल लॉसेस से ओवरकम हो सके। आई थिंक आपको ये टॉपिक सारा क्लियर हो गया होगा, और इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।